हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे याद करने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। तो जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, जिसमें से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू बिल्कुल लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, इसे भी आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद ये भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना ये भी क्या है, मानव जनित आपदा है। तो इसमें से सभी मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न की रूसो कहाँ का दार्शनिक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो जो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हूबहू पूछा जाएगा आपसे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न की किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न की कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट है। इसमें से आपको बताना है
कि कौन सी सेवा प्राइवेट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मॉल सेवा है ये क्या है, प्राइवेट है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो जो हुआ हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल एक खरीफ फसल है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जिसमें से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो किस देश में होता है, अपना देश भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर की दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो जो सुनामी है ये समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां स्थित है, तो ये तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो जो रेल वर्कशॉप है ये जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जमालपुर कहाँ है, तो बिहार में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो खाद कारखाना है ये बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये मानव जनित आपदा थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर और 30 नंबर प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो बहु लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो इसे आपको याद रखना है, राजस्थान से हुई, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न की ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी पूछा जाएगा। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो 1985 ईस्वी में लागू किया गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 100% आएगा। और ये देखिए, दल बदल जो कानून होता है ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर की बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो जो शिवहर जिला है बिहार का, इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना का सबसे अधिक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। तो यूरोप का तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न 37 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्न में से कौन, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी नीति आयोग की पदेन अध्यक्ष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि जीडीपी का विस्तृत रूप लिखें। यहाँ पे आपको जीडीपी का विस्तृत बताना है कि विस्तृत रूप क्या होगा। तो जीडीपी का यहाँ पे विस्तृत रूप होगा ग्रोस डोमेस्टिकल यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एटीएम का विस्तृत रूप है। यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होगा। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न की कोयला कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो एंथ्रोसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो जो नरेगा कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें मजदूरों को 100 दिनों के लिए यहाँ पे काम दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क पर क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पे होता है। तो जो सोने के आभूषण होते हैं, यानी जो सोने के गहने होते हैं, उस पे हॉलमार्क होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि रूस की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा कौन है। तो रूस की मुद्रा रूबेल है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो हंटर समिति का गठन किया, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 100% आएगा आपके परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और किसने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो जो महात्मा गांधी थे ये यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक पत्रिका का और संपादन किए थे हरिजन पत्रिका का। तो ये दोनों ही पत्रिका का नाम आपको याद रखना है, और दोनों ही पत्रिका का संपादन गांधी जी किए थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं
अगला प्रश्न 51 नंबर कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शेरशाह सूरी मार्ग से प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो राजमार्ग 2 है किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किससे बनाया जाता है, तो जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से बनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर कि निम्न में से कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है। तो यहाँ पे देखिए जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है। इसे आपको याद रखना है। और जो खरीफ फसल होता है वो चावल होता है। चावल एक खरीफ फसल है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। दोनों में से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो रबी फसल गेहूं है और खरीफ फसल क्या है, चावल है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कि धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे देखिए धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। इसे आपको याद रखना है। और लोकतंत्र से पहले वहां पे क्या था, तो राजतंत्र था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य यहाँ पे राज्य संस्थाएं हैं तो कितनी स्तरीय हैं, तो ये 3 स्तरीय हैं। इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को याद रखना है आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है, तो अलगाववाद है। इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। इसे आपको याद रखना है।
यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर, और 65 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो ये लागू किया गया राजस्थान में, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे, तो लेनिन ने दिए थे, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर की चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो चेका एक पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर के समाजवादी, यहाँ पे देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर कि लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि जनेवा समझौता कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा जो समझौता हुआ था ये 1900 यहाँ पे देखिए 1954 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि हिंद ची में कौन सा देश नहीं आता था।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता था, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु देवता को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी पे कपास सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न की दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर की योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया, तो इस यहाँ पे देखिए नीति आयोग को बनाया गया, कब बनाया गया, तो 2015 में बनाया गया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न की आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर की सुनामी किस भाषा का शब्द है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर की बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर की हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है 8 मार्च को। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर की रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, तो जो रेशम मार्ग था ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर की जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर की बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा
द्वारा सिंचाई किस जिले में सबसे अधिक होता है, तो रोहतास में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर की कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो एंथ्रोसाइड है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले का सबसे बेकार किस्म कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि भारत में कितने राज्य हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो हिमच्छादित शिखर को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर की बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। और जो पटना है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है, तो अविकसित देश कहलाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, तो इसमें दिया गया है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाए हैं जो देख चुके हैं, और कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। टोटल हम यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। अब एक रात में 9 बजे क्लास होगा जिसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, और सुबह में 2 क्लास होगा तो इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, तो टोटल 500 हो जाएगा। और 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बच्चे पढ़ के जाएंगे तो उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।